नमस्कार, हाय, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। रात के 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके पसंदीदा शो जागते रहो का। देखिए, शुरुआत करते हैं खबरों के पीछे की खबरों को जानने के साथ, और ये सिलसिला आप शुरू करते हैं। यूक्रेन संकट है कि गहराता ही जा रहा है। बुधवार को हमले की आशंका थी, वो टल गई, लेकिन रूस है कि मानता नहीं और सीमा पर लगातार फौजों की तैनाती बढ़ा रहा है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने उसके समर्थकों पर गोले दागे, जिसके जवाब में अमेरिकी प्रशासन ने कहा है कि रूस बहानों की तलाश में है, यानी मानवता पर संकट अभी कायम है। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे यूपी बिहार के लोगों पर अपमानजनक टिप्पणी करके पंजाब के सीएम चन्नी ने पूरे देश में अपनी फजीहत करा ली है। मामला अब बिगड़ता जा रहा है और इसे बिगड़ता देख आज उस वक्त उन्हें सफाई देनी पड़ी जब पीएम समेत सारे बड़े नेताओं ने इस मामले में गांधी परिवार को घेर लिया। फिर बात करेंगे यूपी के करहल सीट की। इस पर मामला अखिलेश यादव के लिए उतना आसान नहीं है। जिस भरोसे के साथ उन्होंने वहां से पर्चा दाखिल किया था, अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके प्रचार के लिए मुलायम सिंह यादव को आज मैदान में उतरना पड़ा। वहीं बीजेपी इस सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। फिर बात करेंगे कुमार की बातों की। कुमार की बात पर कितना विश्वास। हम बात कर रहे हैं कवि और कभी केजरीवाल के करीबी रहे कुमार विश्वास की। चुनाव के मौके पर कुमार ने दावा किया है कि केजरीवाल सत्ता के लिए खालिस्तान का भी समर्थन कर सकते हैं, जिसके जवाब में आम आदमी पार्टी उन्हें लेकर आक्रामक हो गई है। अब दोनों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। ये तमाम खबरें होंगी और इन खबरों के पीछे की खबर भी आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले मानवता पर संकट कायम है। मानवता पर संकट कायम है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव में अब नया मोड़ आता दिख रहा है। रूस की मीडिया ने दावा किया है कि पूर्वी यूक्रेन में विद्रोहियों पर यूक्रेन की सेना ने ग्रेनेड और मोर्टार से हमले किए हैं, जो समझौतों का उल्लंघन है। माना जाता है कि ये विद्रोही रूस समर्थक हैं। रूसी मीडिया ने यह दावा किया है, पूर्वी यूक्रेन में विद्रोहियों पर यूक्रेन की सेना ने हमले किए। यूक्रेन की सेना ने ग्रेनेड और मोर्टार से हमले किए हैं। रूस ने इसे शांति समझौतों का उल्लंघन माना है। यूक्रेन में मौजूद ये विद्रोही रूस समर्थक हैं। उन्हें मॉस्को से मदद मिलती रहती है। अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय ने चेतावनी जारी की है, रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। साफ है कि अमेरिका पूरी तरह से सावधान रहना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि रूस क्या कर सकता है, इसीलिए वो आगाह भी कर रहा है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान भी सुन लीजिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमला कभी भी हो सकता है। Now Russia has more than 150,000 troops encircling Ukraine and Belarus and along Ukraine's border. An invasion remains distinctly possible. पहले रूस ने कहा कि उसने सेना हटानी शुरू कर दी है ना? लेकिन मामला सैटेलाइट तस्वीरों में कुछ और ही दिख रहा है। बेलारूस में जुब्रावाका में रूसी सैनिक तो नहीं दिख रहे, लेकिन 15 फरवरी की सैटेलाइट तस्वीरों में यहां लड़ाकू हेलीकॉप्टर की तैनाती दिख रही है। यहां हवाई क्षेत्र में कम से कम 18 लड़ाकू हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। इनमें MI-8 और K-52 शामिल हैं। ऐसा लग रहा है कि सैनिक यहां से चले गए, लेकिन इस बात के सबूत नहीं हैं कि वो सीमा से दूर हट गए हैं। आइए अब बात करते हैं सैटेलाइट पिक्चर्स की और उनके जरिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेरे दोनों तरफ आपको तस्वीरें भी दिख रही हैं। जुब्रावाका 10 फरवरी 2022 यहां पर रूसी सेना थी, आप तस्वीरें देख सकते हैं। और जुब्रावाका 15 फरवरी 2022 यहां रूसी सेना यहां से रवाना हो गई। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। जुब्रावाका 15 फरवरी 2022 की तस्वीर आप देख लीजिए। ये तस्वीर आपको साफ दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में 15 फरवरी 2022 की तस्वीर में यहां हेलीकॉप्टर्स की तैनाती बढ़ा दी गई। हेलीकॉप्टर्स की तैनाती आपको दिखाई दे रही है। एक कदम सेना हटी या 2 कदम आगे बढ़ी। जो आपको लाल डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये यहां पर तैनाती है, हेलीकॉप्टर्स की तैनाती की गई है। ये रूस की तरफ से बाकायदा
पूरी तैयारी है। ये सैटेलाइट इमेज है। आप अगर कहते हैं कि तनाव नहीं है, तो ये सैटेलाइट इमेज इस बात का साफ संकेत दे रही हैं कि तनाव की पूरी तैयारी है। सैटेलाइट तस्वीरों से भी इस बात का पता चलता है कि रूस ने यूक्रेन सीमा पर तैनाती कम नहीं की है। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक रूस ने बेलारूस यूक्रेन सीमा से मात्र 6 किलोमीटर दूर स्थित प्रीप्यात नदी पर एक पुल भी बना लिया है। इस पुल के बनने से रूस और यूक्रेन के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। ये भी सैटेलाइट के जरिए आपको समझाते हैं। देखिए कैसे इसको नक्शे पर हम आपको समझा रहे। देखिए, रूसी सेना ने चेरनोबिल में एक नया पुल बनाया है। यहां पर आपको कोई पुल दिखाई नहीं दे रहा, जबकि ताजा तस्वीर ये है, यहां आपको पुल दिखाई दे रहा है। पहले पुल का पता नहीं था, लेकिन अब रातों रात यहां पर यह पुल बन गया है, यानी यूक्रेन में घुसने का रास्ता साफ हो गया है। दूरी कम हो गई रूस की और यूक्रेन की, यानी कि अब रूस अगर यूक्रेन पर आक्रमण करना चाहेगा तो फिर उसके लिए ज्यादा दूर अब यूक्रेन नहीं रह गया। अब ये देखिए, ये पुल आपको साफ दिखाई दे रहा है। हमने उस पर लाल निशान भी लगाया है, जिससे कि ये पुल आपको दिखाई दे। ये प्रीप्यात नदी पर पुल बना हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस पुल को रूसी सेना ने संभवतः बेलारूस की मदद से तैयार किया है। ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि ये पुल तात्कालिक है या स्थायी, लेकिन यूक्रेन की उत्तरी सीमा से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर यह पुल स्थित है। यह पुल पहले तस्वीर में नहीं था। ये वही इलाका है जहां पर साल 1986 में चेरनोबिल में परमाणु हादसा होने के बाद बड़े पैमाने पर रेडिएशन फैला था। ये देखिए, रूस और यूक्रेन की दूरी कम करता ये पुल। इसीलिए अमेरिका कहता है और लगातार कह रहा है कि रूस पर भरोसा करना ठीक नहीं है। अब सैटेलाइट की इन तस्वीरों में आपने देखा कैसे रूस ने तबाही का पूरा इंतजाम कर रखा, यहां तक कि वहां पर हॉस्पिटल्स भी बना लिए हैं। यह भी सैटेलाइट की तस्वीर में दिखता है। भारी मात्रा में बारूद, गोला विस्फोटक, असला, यहां तक के अस्पताल भी वहां बना लिए गए हैं। आपको हम दिखाएंगे कि कैसे रूस ने पूरी तैयारी की है। देखिए, बेस्टकॉय बेलारूस में रूसी सेना 15 फरवरी 2022 की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। क्रीमिया में आप देखिए, नोजू जेरनोए इलाके में सेना के इक्विपमेंट्स 15 फरवरी 2022 को। अब देखिए, ओसी पोविची के पास रूसी फील्ड अस्पताल 15 फरवरी 2022 की तस्वीरें। ये आपको लाल जो स्क्वायर के अंदर दिखाई दे रहा है, ये उन अस्पतालों की तस्वीर है जो रूस ने बना लिए हैं। ये विनाशक हथियारों को रखने का जखीरा भी यहां पर, असलाहा रखने का जखीरा भी यहां पर रूस ने बनाया है। और न केवल असलाह बल्कि सैनिकों के टेंट्स भी बना लिए गए हैं। इस घेरे के अंदर बहुत कुछ है। आप अगर इसे देखना चाहें तो इसके अंदर न केवल असले रखने की जगह है, बल्कि गोला बारूद रखने की जगह है। और ये देखिए, पहले वहां कुछ नहीं था और अब कितने बड़े दायरे में रूस ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। इसका मतलब ये हो गया है कि रूस ने यूक्रेन को तीनों तरफ से घेर लिया है। किसी भी तरीके से अब यूक्रेन पर हमला रूस के लिए बहुत आसान है। इसके अलावा समंदर में भी उसने अपने युद्धपोत उतार दिए हैं, यानी कि न केवल जमीन से, हवा से और पानी के जरिए भी यूक्रेन पर हमला करने की पूरी तैयारी रूस कर चुका है। यूक्रेन ने देश में संकट के बीच लोगों को एकजुट करने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया। समारोह में यूक्रेन के उत्साही लोगों ने कीव में ओलंपिक स्टेडियम में 200 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लोगों की एकता दिखाने के लिए देश भर के सरकारी भवनों, निजी घरों, कारों पर नीले पीले झंडे लहराए गए। देखिए, संकट में ये देश कैसे अपना जोश कायम रखे हुए है। यूक्रेन का ये राष्ट्रीय ध्वज, रूस को 200 मीटर लंबा ये ध्वज फहराकर ये बताने की कोशिश कि देश भले ही क्षेत्रफल में छोटा है हमारा, लेकिन जज्बा किसी भी मामले में कम नहीं। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की अपील के लिए
सभी लोग वहां इकट्ठे हुए। लोगों ने अपने घरों में, सरकारी इमारतों में, अपनी कारों में अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहरा करके, लहरा करके ये संदेश पूरी दुनिया को दिया है। इस पूरी तैयारी पर, इस पूरी आशंका पर डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, अब ये सुन लीजिए। रशिया साफ तौर पर जानता है कि अगर वो युद्ध करता है तो बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होगा यूक्रेन का, ईस्टर्न यूरोप का और उतना ही बड़ा नुकसान होगा रशिया का। और कोई भी फायदा नहीं होने वाला, केवल ईगो का क्वेश्चन है। जहां तक वेस्ट का ताल्लुक है, वेस्ट भी साफ तौर पर जानता है युद्ध का है, नुकसान ही है, फायदा नहीं है। इसलिए ये तमाम चीजों को निगाह में रखते हुए मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से युद्ध होगा। अब देखिए, जो हेड ऑफ स्टेट हैं, जो यूक्रेन के ज़ेलेंस्की, उन्हें जो फेसबुक पे लगा दिया ये तारीख है। अब एक तरीके से वो कंसर्न भी हैं, थोड़े बौखलाए भी हैं, दिखाता है। लेकिन एक, मैं तो ऐसा मानता हूं, गैर जिम्मेदारा स्टेटमेंट भी था। एक यूक्रेन रूस संकट के से जो हालात बने हैं, उसके कारण भारत में भी हर जगह लोग परेशान हैं, चिंतित हैं। आखिर 20,000 से ज्यादा भारतीय हैं, वो वहां फंसे हुए हैं। वहीं बलरामपुर जिले के परिवार अपने बच्चों की वतन वापसी के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। ये हम वहाँ के जो एम्बेसी हैं सर, उनको अपन लोग व्हाट्सएप कॉलिंग किए और वो कॉलिंग काट दिए। फिर उसके बाद भी नहीं हुआ सर, तो मैंने हमारे जो सरगुजा संभाग के जो सरगुजा के महाराजा साहब टी.एस. सिंहदेव हैं, वो यहाँ राज्य सरकार के वो में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो उनसे हमने गुहार लगाया और उनको कॉल किया। तो बदकिस्मती से उनसे बात नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ के माननीय अध्यक्ष महोदय जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हैं, श्रीमान हरीश मिश्रा जी से, तो वो तुरंत फिर वो हमसे बात की और बात करने के बाद उन बताया कि जो भी संभव हो सकता है प्रयास मैं करता हूँ। लेकिन अभी क्या है, प्रयास करता हूँ करने से हम लोगों को उससे मैंने संतुष्टि नहीं मिल रहा है सर। थोड़ा सा आप लोग के माध्यम से राज्य सरकार और भारत सरकार को किया जाए, यही हमारा प्रार्थना है सर। यूक्रेन में आक्रमण करने वाला है और अमेरिका जो है बार बार वो बोल रहे हैं कि 16 तारीख को आक्रमण होगा, किसी भी टाइम, किसी भी समय। तो उसे देख देख के तो चिंतित हैं हम लोग, माँ पिताजी दोनों, घर के परिवार लोग भी, जितने हमारे परिचित गण, सभी लोग बहुत ही चिंतित हैं कि हमारे बच्चे कैसे वापस आएंगे, वहाँ रहेंगे भी तो कैसे रहेंगे। तो हो सकता है हम राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि वो कम से कम हमारे बच्चों को सही सलामत इंडियन पहुँचा दे। हमारे जिले से भी 3 बच्चों का नाम अभी तक मुझ तक आया है और इन 3 बच्चों की रिहाई के लिए मैंने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी महाराज सरगुजा से बात की। आज ही सवेरे मैंने बात किया है और वो चूंकि यूपी, उत्तराखंड, पंजाब चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, फिर भी उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि हम उन लोगों के बच्चों को सकुशल वापसी के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और जितना जल्दी होगा। भारतीयों की चिंता को देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इस मामले में आज अपना बयान जारी किया है। Issue an advisory, we take on board the developments that are happening, as well as our assessment of how we can assist our citizens who are there. So I would say our focus is and remains on Indian citizens, Indian students, Indian nationals, rather than anything larger than that, and in terms of what we need to do to ensure that they are safe and they are provided the information that we have. As I said, no immediate evacuation plans, so we don't have any special flights. However, as you would have seen, and we have been mentioning this, I think the embassy also mentioned it yesterday, there were a limited number of flights under the air bubble arrangements. The restriction on the number of flights and the passengers are being removed. I understand that's a civil aviation ministry issue, of course, and I think I read in the media that it has been removed. Indian carriers are being, encouraged to operate charter flights between India and Ukraine. और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा की विदेश मंत्रालय को चिट्ठी, जिसमें यूक्रेन में रह रहे भारतीयों की वापसी को लेकर के उन्होंने चिंता जाहिर की है। सांसद विवेक तनखा ने सरकार से भारतीयों की सुरक्षित वापसी की मांग की है।
यूक्रेन और रूस संकट को देखते हुए विवेक तनखा ये चिंता जाहिर कर रहे हैं कि वहां बसे 20,000 भारतीय और खासकर छात्र जो वहां पढ़ने के लिए गए हैं उन्हें किसी तरह सुरक्षित वापस लाया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी चुनावी एंट्री की और मोदी सरकार की आर्थिक और विदेश नीतियों पर सवाल उठाए। इसके अलावा उन्होंने लद्दाख में LAC के पास चीनी सेना के जमावड़े को भी गंभीर मुद्दा बताया। ये बयान पूर्व प्रधानमंत्री का था, जिस वजह से तुरंत भारतीय विदेश मंत्रालय भी एक्टिव हुआ और मनमोहन सिंह के बयान पर सरकार ने अपना पक्ष रखा। और केंद्र सरकार ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮ 7.5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। My perspective, this is purely or clearly a political message, not a policy one. So I think from my position here, I would not like to get into that. Of course, as regards China, the facts of the matter are clear. I don't need to reiterate them. We have been discussing about what the processes of conversation with China. देखिए, तोल मोल के बोल ये नेतागिरी का पहला नियम है, लेकिन नेता अक्सर इसको भूल जाते हैं। यही गलती की है पंजाब के CM चन्नी ने। जोश जोश में यूपी और बिहार के लोगों का अपमान कर दिया और जब पूरे देश में उनके चलते कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं तो वो अपने बयान से पलट गए। सुनिए। कल से मेरे एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। प्रवासी जितने पंजाब में लोग आए हैं, आज तक उन्होंने अपना खून पसीना लगाकर पंजाब को विकास के रास्ते पे तोड़ा है और उन्होंने हमेशा विकास के लिए काम किया है, डेवलपमेंट में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं और हमारा उनसे 9 मास का रिश्ता है और प्यार है और दिल से है, इसको कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन कुछ मेरे बयान को इन्होंने अपने तरीके से पेश किया है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, केजरीवाल जैसे लोग बाहर से आकर खलल डालते हैं, मैंने उनके बारे में बात की है। लेकिन जो यूपी, बिहार, राजस्थान या जहां जहां से भी लोग पंजाब में हम आते हैं और पंजाब में काम करते हैं, पंजाब उनका भी उतना ही है जितना हमारा है। इसलिए इसको गलत तरीके से पेश करना सही नहीं है। अपने बयान में सफाई देने में चन्नी ने बड़ी देर कर दी। इस दौरान पूरे देश में जो संदेश जाना चाहिए था वो जा चुका है। कांग्रेस पर जो सवाल खड़े होने थे हो चुके हैं। आज PM ने भी चन्नी को आड़े हाथों लिया तो जवाब में प्रियंका को सामने आना पड़ा चन्नी के बचाव में। बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, इस तरह की विभाजनकारी सोच को एक पल के लिए पंजाब में राज करने का अधिकार नहीं है। भाइयों बहनों, अपमान हो गया। चन्नी जी क्या कह रहे थे, एक संदर्भ में बात कर रहे थे। वो बेसिकली ये कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबियों से चलनी चाहिए। उन्होंने जिस तरह से बोला उसको थोड़ा घुमाया गया और ऐसे लगा कि वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सिर्फ ये कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबी चलाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि कोई यूपी से आकर यहाँ पे राज करना चाहता है, कोई इंटरेस्टेड भी है। यूपी में भी नहीं चाहते कि पंजाब से कोई आके राज करे। ठीक, सवाल ये है कि प्रियंका गांधी की बात जनता की कितनी समझ में आती है, ये जनता की सोच पर निर्भर करता है। बहरहाल, क्योंकि खबर अभी बाकी है इसलिए जागते रहो। एक छोटा सा ब्रेक लेकर के फौरन वापस लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब आपको दिखाते हैं बैटल ऑफ करहल। बैटल क्यों कह रहे हैं हम इसको, ये आपको कुछ तस्वीरों से साफ हो जाएगा। आज कुछ तस्वीरें देखने को मिली। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, माननीय मुलायम सिंह यादव। जी हां, कितने समय के बाद आपने मुलायम सिंह यादव को किसी चुनावी रैली में देखा होगा। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव, इटावा की तस्वीर है ये। बैटल ऑफ करहल हमने इसीलिए कहा क्योंकि ये तस्वीर खुद कह रही है कि करहल आसान नहीं है। करहल में बैटल है क्योंकि पिता को सामने आना पड़ा वोटों की अपील करने के लिए, चाचा को सामने आना पड़ा। अखिलेश यादव को अपने पिता और चाचा के साथ ये रैली निकालनी पड़ी। इटावा में ये रैली हुई है। इससे पहले मुलायम सिंह करहल में थे, वहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए और खासकर अखिलेश यादव के लिए वोट देने की लोगों से अपील की। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर ये लड़ाई आसान होती तो शायद ये तस्वीर देखने को ना मिलती। अब सबसे पहले आपको अखिलेश यादव का बयान सुनवाते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि बैटल ऑफ करहल कितना कड़ा हो गया है। करहल यानी वो सीट जहां से अखिलेश चुनाव मैदान में। हेलो, ए पुलिस, पुलिस, ए पुलिस, ए पुलिस वालों, क्यों ये कर रहे हो ये तमाशा? ए, तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता। क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? ये लगता बीजेपी वाले करवा रहे हैं। ये बीजेपी वालों ने रेड कार्ड इश्यू किए थे, याद है कि नहीं याद है? और एक जात के अधिकारी थे, एक जात के अधिकारी थे जिन्होंने अन्याय किया था कि नहीं किया था। करहल में क्या होगा, ग्राउंड रिपोर्ट पहले जानते हैं अमित से, फिर उसके बाद बताएंगे कि दिन भर आज करहल में कैसा मचा था घमासान। आखिर कौन होगा? एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में लोग किसको देखते हैं? योगी आदित्यनाथ को, अखिलेश यादव को, प्रियंका गांधी को या मायावती को? तो हमें इसी ट्रैक्टर पे जो सवार लोग हैं, युवा, वृद्ध और किसान, सबसे मैं यही जानता हूं कि जो हमारा ये प्रोग्राम है, अगला मुख्यमंत्री आप किसको बेहतर मुख्यमंत्री देखते हैं? योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती या प्रियंका गांधी? अब तो अखिलेश यादव को केवल शपथ लेना बाकी रह गया है। अब तो चुनाव एक तरफा हो चुका है पूरे प्रदेश में। सिर्फ अखिलेश यादव और अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या किन चीजों को? अब जो जन समस्याएं अभी तक रही हैं, देखिए मायावती तो एक तरीके से बीजेपी के समर्थन में है, वो तो शांत बैठी हुई है। प्रियंका गांधी का, कांग्रेस का कहीं कोई पूरे प्रदेश में जनाधार नहीं है। अब केवल आपके हिसाब से अगला मुख्यमंत्री अखिलेश? केवल आप बताओ, बहुत जल्दी में बताइए कि अगला मुख्यमंत्री कौन? अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, मायावती या प्रियंका गांधी? अखिलेश यादव। सर, पहली बात, अखिलेश ने हर समय कभी खाद के लिए लाइन में नहीं लगाना पड़ा मुझको। बड़े बूढ़े हमारे खाद में लाइन में लग रहे हैं, और जो आपके हिसाब से अखिलेश में जाते हैं वो लोग खाद लेते तुरंत तो पुलिस वाले लाठी से मारते हैं। लाठी से मारते हैं। आप बताओ अगला मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव। मैं और लोगों से मैं बात करता हूँ, अगला मुख्यमंत्री कौन? अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, मायावती या प्रियंका गांधी? अखिलेश यादव। जो करहल विधानसभा है उस पर हम आज इस रोड पर निकले हैं, एक ट्रैक्टर पर जो आम जनमानस है जो अपने शहर में खरीदारी करने जा रहा है, उनसे सबसे जाना। अब तो ये तो वक्त ही बताएगा, जिस तरह से जब चुनाव यहाँ पर तीसरे चरण में होगा, कि आखिर कौन नेता यहाँ किसकी होगी जय और किसकी होगी पराजय। कैमरामैन करण कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज। देखिए, अगर मामला इतना ही आसान है तो अखिलेश के लिए मैदान में आज मुलायम को क्यों उतरना पड़ा? तीसरे दौर की वोटिंग से पहले यादव लैंड में समाजवादी पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया। आज करहल में सपा संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पहली बार अपने बेटे अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार में दिखाई दिए। मुलायम सिंह ने कहा कि यहाँ लोग उम्मीद के साथ आए हैं, ये उम्मीद सपा की सरकार पूरा करेगी। इस उम्र में मुलायम के मैदान में उतरने से समझा जा सकता है कि करहल की लड़ाई कितनी कठिन हो गई है। तो मैंने कह दिया आपको, किसान, नौजवानों की पार्टी, इन तीनों को मिलकर के ही देश का विकास कर सकते हैं। तो याद रखना, किसान, नौजवान और व्यापारी, ये तीन हैं
किसान है और जहाँ तक के आपके सामने नौजवान हैं, उनको रोजगार कैसे मिलेगा? रोजगार मिलेगा, नौकरी मिले और नहीं नौकरी देते हैं तो उसको रोजगार करने की सुविधा दी जाए, आर्थिक मदद की जाए सरकार की तरफ से, तो नौजवान आगे बढ़ेगा और व्यापारियों को लाभ होंगे तो व्यापारी किसान की पैदावार को अच्छी तरह खरीदेंगे और किसानों को लाभ पहुंचाएंगे। इसलिए व्यापारी को समझाया, किसान, नौजवान और व्यापारी ये तीन ही मिलकर देश को विकास करेंगे। अब आपको समझाते हैं कि करहल अखिलेश के लिए कांटे की लड़ाई क्यों हो गई है। देखिए, बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा है। यादव परिवार के बेहद खास हैं एसपी सिंह बघेल, राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं बघेल साहब। कभी मुलायम के सुरक्षा अधिकारी हुआ करते थे। करहल में कुल 3,71,000 वोटर हैं। सबसे ज्यादा 1,44,000 यादव वोटर हैं। 14,000 मुस्लिम, 35,000 शाक्य वोटर यहां पर हैं। 34,000 जाटव, 25,000 क्षत्रिय और 14,000 ब्राह्मण वोटर हैं। समझे आप, 14,000 पाल, 10,000 लोधी, 17,000 कठेरिया। गैर मुस्लिम और यादव वोटर्स 1.5 लाख हैं। बीजेपी का फोकस गैर मुस्लिम और यादवों पर है। तो कड़ी लड़ाई जो है करहल में इसीलिए है। एक तरफ बेटे के लिए प्रचार करने पहुंचे मुलायम सिंह, तो वहीं दूसरी तरफ एसपी सिंह बघेल के लिए प्रचार का जिम्मा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाला। अमित शाह ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी यहां गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। सूत्र है ऐसे संपत्ति इकट्ठा करना, पीछे परिवार वालों को सत्ता देना। मित्रों, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब अखिलेश के परिवार से 45 लोग अलग अलग जगह स्थान पर थे। कितने थे? जोर से बोलो, कितने थे? और कोई जाति छोड़ो और कोई परिवार का भी स्थान नहीं। चुनाव लड़ने आए हैं और मैं भी आज इसीलिए आया हूं क्योंकि ये तो बात मेरे धर्मेंद्र प्रधान जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के बीच में हुई थी। मैंने कहा मैं करहल वालों को कह कर आऊं कि भाई कोई व्यक्ति पूरे उत्तर प्रदेश के भला करने के लिए आप पर विश्वास कर आया है, इसको प्रचंड बहुमत से जिताइएगा। और हम देखते हैं एसपी सिंह बघेल से किसकी हिम्मत है उंगली उठाकर देखो, किसी को डरना नहीं है, अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि गुंडागर्दी का प्रतीक हो गई है लाल टोपी। राणा के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे तो क्या कहेंगे? निश्चित तौर से 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। फिरोजाबाद की सभी 5 सीटों में कमल। हमला करने वालों के ऊपर जनता वोट के माध्यम से हमला करेगी। लाल टोपी के बारे में भी अभी आपने बयान दिया। करहल का रुख करते हैं। अमित हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमित, अभी आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी। बेहद दिलचस्प लड़ाई है करहल से, क्योंकि हम बैटल ऑफ करहल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एसपी सिंह बघेल हैं, ठीक है, अखिलेश यादव हैं, ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव को आज अपने पिता की जरूरत पड़ गई और इस उम्र में मुलायम सिंह यादव को सालों के बाद किसी चुनावी रैली में दिखाई दिए हैं वो, और इससे साफ हो गया कि ये लड़ाई आसान नहीं है। जी बिल्कुल अनुराग, जिस तरह से बात की जाए करहल विधानसभा की, तो जिस तरह क्योंकि मुलायम सिंह यादव देर शाम अपने इटावा के आवास सिविल लाइंस में पहुंचे और जिस तरह की खबरें देखने को मिल रही थी कि मुलायम सिंह यादव कल से ही ये जिद किए हुए थे कि वो इलेक्शन में उतरे और लोगों से कम उनका संवाद हो। जो सूत्रों से ये खबर आ रही है कि उन्होंने उनकी जो जिद थी उसके बाद पूरा परिवार ने फिर ये तय किया कि नेताजी चुनाव प्रचार में अखिलेश के साथ जाएंगे। और क्योंकि जैसे कि आज इटावा में भी रोड शो अखिलेश यादव ने किया, तो मुलायम सिंह यादव उनके साथ देखने को मिले हैं और करहल में भी वो जाकर सुबह से ही वोट मांगते रहे, लोगों से मिलते रहे और हालचाल लेते रहे हैं। इस तरह से अनुराग देखा जा रहा है कि चुनाव
जो इस तरह 2022 का जो चुनाव है और मुलायम सिंह यादव जिस तरह से परिवार को एक करना चाहते थे, जिसमें शिवपाल यादव, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव को एक मंच पर जो पूरी तरह से जब पूरे परिवार के प्रयासों से लाया गया है, तो उसके बाद एक बड़ी बात सामने देखने को मिली है कि आज मैनपुरी के साथ साथ इटावा, जो इटावा उनका घर है, इटावा, मैनपुरी, फरक्काबाद या फिरोजाबाद, इसमें तीसरे चरण में मतदान होना है। उसको लेकर पूरी तरह से मुलायम सिंह यादव आज पूरे जोश में दिखाई पड़े और सुबह से ही मैनपुरी के बाद इटावा के भी जो 10 किलोमीटर का रोड शो था, वहां रोड शो किया। मेरे पीछे भी ये जो जगह है वो प्रॉपर वे में यहाँ मुलायम सिंह यादव का अभी कुछ देर पहले ही बिल्कुल। अमित, यहाँ सवाल ये उठता है कि हमने देखा कि रैली में भीड़ बहुत नजर आई, चाहे करहल की बात करें, इटावा की बात करें, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये भीड़ वोटों में तब्दील होगी अखिलेश यादव के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम करहल भी कवर किए, उसके बाद मैं इटावा पहुंचा और वहां पर भी जो जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, क्योंकि जैसे फिरोजाबाद की बात हो रही थी, वहां 5 विधानसभाएं हैं, मैनपुरी में 4 विधानसभाएं हैं और इटावा में 3 विधानसभाएं। जब देखा यह जा रहा है कि जिस तरह से पिछली 2017 के इलेक्शन में जो मैनपुरी है उसमें जो 4 विधानसभाओं में 3 विधानसभा समाजवादी पार्टी जीती थी और 1 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के हाथ में लगी थी, जिसमें इन्होंने मंत्री भी बनाया था मैनपुरी से। वहीं इटावा की लेकर बात की जाए तो इटावा की जो 3 विधानसभाएं हैं उसमें शिवपाल यादव की सीट तो इम्पोर्टेंट सीट है ही, उसके साथ साथ इटावा की भरतना और जसवंत नगर, जो इटावा और भरतना जो सीट है वहां पर पिछले 2017 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने ये सीटें ली थी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सामने आज का जो रोड शो है वो एक बड़ा रोड शो समाजवादी पार्टी का था, क्योंकि परिवार पूरा उतरा है। तो एक लंबी चले अमित, परिवार उतरा और बड़ा रोड शो समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव के लिए हुआ, मुलायम सिंह उसमें थे, शिवपाल यादव उसमें थे। एक और रैली हुई अमित शाह की करहल में, जहां उन्होंने एसपी सिंह बघेल के लिए वोट मांगे और साफ तौर पर यह भी कहा कि उनके काफिला पर हुए हमले से बीजेपी डरने वाली है नहीं। बघेल की कैसी हवा है वहां पर? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी से रुष्ट वोट है वो जरूर करहल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखाई दे रहा है। और जो समाजवादी पार्टी से जो दूरियां बनाता रहा है, कुछ एक वर्ग ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और जिस तरह से एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री लगातार जनसंपर्क में निकल रहे थे, वहां पर उनके पास जब हमले होते हैं और आए दिन ये जो खबरें हो रही है कि झंडे जला दिए जा रहे हैं और उनका विरोध हो रहा है, तो उसके बाद अमित शाह ने भी कमर कसी और एक तरह से एक मैसेज जरूर अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी ने डायरेक्ट दिया है कि अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको पूरी टक्कर दी जाएगी और उसको लेकर पूरा परिवार पूरी विधानसभा क्षेत्र, जो करहल विधानसभा क्षेत्र है, वहां गलियों में, घरों में लोगों से सीधे संवाद कर रहा है और अपने जो दूरियां थी समाजवादी पार्टी से, जो लोग नाराज थे, उनको बनाने की अनुराग जी जो जिस तरह से प्रयास किया गया है उसका एक नतीजा आज देखने को मिला है कि करहल के साथ साथ जो इटावा में भी जो उनका रोड शो है, तो जो भीड़ है वो इन दोनों को, नेताजी को और अखिलेश यादव के साथ साथ शिवपाल यादव को एक साथ मंच में देख रही है। तो उसको लेकर जो भीड़ निकली है तो कहीं ना कहीं वोटों में कितनी तब्दील होगी ये तो 20 तारीख को पता चलेगा। तीसरे चरण में 20 फरवरी को यहाँ मतदान है इस पूरे संपर्क में। अमित बने रहिएगा। एक और खबर हम लोगों तक पहुंचा दें। करहल की लड़ाई हिंसक भी हो गई है, जैसे मैंने अभी कहा, अमित शाह ने भी अपने आज रैली में कहा। 2 दिन पहले बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के काफिले पर जानलेवा हमला भी किया गया। सुनिए करहल में कैसे जान हथेली पर लेकर प्रचार कर रहे हैं एसपी सिंह। भागते हुए उन्होंने एक फायर किया जो संजय शर्मा की गाड़ी उस समय सामने थी, उनकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई, वो बाल बाल बच गए। हमने केवल 2 लोगों का नाम, जिन्होंने खुद ही किसी ताव में आकर के एक्साइटमेंट में अपना नाम खोल दिया, उतना ही लिखा रहा हूँ। मैं चाहता तो अपने जिलाध्यक्ष से तमाम ऐसे सिपाहियों के नाम लिखवा सकता था, और जिसमें 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, उसमें सैफी परिवार को भी शामिल कर सकता था, जो करते आए। लेकिन मेरे साथ जितनी घटना हुई उतनी वजह, लेकिन भगवान ने बचाया। अगर आज CISF की जेट सिक्योरिटी मेरे साथ ये कमांडोज नहीं होते तो आज हम मारे जाते। अमित मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, पहले कोई शको शुबा नहीं था कि अखिलेश यादव करहल से मैदान में हैं तो वो जीतेंगे, लेकिन अब एसपी सिंह बघेल आ गए हैं।
अब इस तरीके से उन पर हमला हुआ और उन्होंने सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को टारगेट किया, इनके आने से कितना माहौल बदला है करहल का? जी बिल्कुल, करहल की बात की जाए अनुराग, तो जिस तरह से अखिलेश यादव का अनाउंस सबसे पहले होता है कि अखिलेश यादव करहल विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, तो हमने कई सारी कवरेज की, लोगों से बात की, तो एक तरफ पूरा का पूरा माहौल अखिलेश यादव का दिखाई पड़ रहा था। वहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर चौंकाते हुए लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतारा है, तो एक तरह से देखा जाए जिस तरह से वोट बघेलों का भी, जो बघेल समाज है, बैकवर्ड से आते हैं, इनका भी एक खासी तादाद है वहां पर, तो एक तरह से ये देखा जा रहा है राज कि जो वोटों का समीकरण है वो जरूर एसपी सिंह बघेल की तरफ जा रहा है। तो एक तरह से देखा ये भी गया है कि जो लोगों का रुझान है वो एसपी सिंह बघेल को सुनना चाहते हैं कि जो अखिलेश यादव के खिलाफ लड़ रहे हैं। जिस तरह से इस बेल्ट की बात की जाए, एटा, इटावा, मैनपुरी, फरखाबाद, कन्नौज, जहाँ तीसरे चरण में मतदान होना है, तो वहाँ अखिलेश यादव का इस बीच बेल्ट में यहाँ से चुनाव लड़ने के फैसले के बाद काफी उत्साह समाजवादी कार्यकर्ताओं में दिखाई दिया है। वहीं ये जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं जरूर ये संकेत दे रही है कि जो चुनाव है, अखिलेश यादव ये मैसेज दे रहे हैं कि मेरी अपनी लोकप्रियता है, और कार्यकर्ता जिस तरह से उग्र हो रहे हैं, तो उसको लेकर एसपी सिंह बघेल सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं कि जिन जिन गांवों में वो जा रहे हैं वहां पर उनके ऊपर हमले हो रहे हैं या फिर उनके झंडे जलाए जा रहे हैं। तो एक बात सामने जरूर आई है, और जो हम लोगों ने भी कई लोगों से बात की, तो उनका कहना था कि जैसे एसपी सिंह बघेल यादव कम्युनिटी के जो गांव है जहां पूरे लोग हैं और वहां जाते हैं, तो वहां पर उनके खिलाफ नारेबाजी होती है। चलिए, कुछ कार्यकर्ता उनके ऊपर गाड़ियों पर हमला कर देते हैं। जी ठीक है अमित, करहल की लड़ाई जो है, बैटल ऑफ करहल जो है, आने वाले समय में और भी दिलचस्प होगा, और भी इसमें से खबरें आएंगी और खबरों के पीछे की खबर आएगी। आप जानकारी रखिएगा, अपडेट रखिएगा। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम हमेशा कहते हैं कि खबर अभी बाकी है, इसीलिए जागते रहो। लेकिन आज जागते रहो के एडिशन में इतना ही। अब कल रात 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी खबरों को लेकर और खबरों के पीछे की खबर को लेकर। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।